स्वागत है बच्चे। आज के टेस्ट में बीएसएससी टेस्ट में बच्चे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि देखिए लगातार आप लोग जुड़िए और देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। रासायनिक परिवर्तन में तत्व का कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है बच्चे, सही है, स्थिर रहता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और चल है, सही बात है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी और अचल है बच्चे, एकदम सही है। रासायनिक परिवर्तन, मान लीजिए कि कार्बन को हमने ऑक्सीजन में जलाया, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ तो अब फिर पुनः कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है बच्चे। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ तो आपको अस्थाई और अचल होता है बच्चे। यहाँ देखिए भौतिक परिवर्तन अस्थाई होता, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि द्रव से, ठीक है, द्रव से हमने ठोस में परिवर्तित किया और मान लीजिए द्रव से हमने वाष्प में परिवर्तित किया। बच्चे ये दोनों हम क्या करेंगे, अगर इसको, ठीक है, अगर इसको हम पिघलाएंगे तो पुनः क्या होगा, आपको द्रव में बदल जाएगा और वाष्प को पुनः संघनित करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। इसीलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी और चल है, इसीलिए आंसर क्या होगा, सभी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। यहाँ देखिए ये बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे। उस जीव का नाम बताइए जिसके पास तंत्रिका तंत्र है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। तो बच्चे यहाँ देखिए आपको क्या होना चाहिए कि केचुआ, केचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है, एनिलिडा संघ का जंतु है। और इस केचुआ में क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा तो आपको, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा तो तंत्रिका तंत्र है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता बच्चे। तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन तंत्रिका तंत्र पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा बच्चा, ठीक है, भविष्य के लिए, ठीक है। केचुआ जो है, केचुआ में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है। आपको ब्रेन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा बेटा, ब्रेन नहीं होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि इसमें से किसमें ब्रेन होता है तो बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि मस्तिष्क, इसमें हाइड्रा में आपको मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क भी होता है बच्चे। और मानव का पता ही आपको, मानव में मस्तिष्क होगा और मानव का मस्तिष्क, ध्यान रखिए बेटा, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होगा तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा बेटा सेरिब्रम। क्या होगा, सेरिब्रम होगा, ध्यान में रखिएगा, सेरिब्रम होता है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है तो 1450 से 1550 ग्राम इसका वजन होगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना, 1450 से 1550 ग्राम इसका वजन होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा डैश कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तत्वों, लिंक्स, नोट्स आदि की व्यवस्था करता है। तो बच्चे लिंक्स, नोट्स इत्यादि सब की व्यवस्था करने का काम कौन करेगा तो टोपोलॉजी करेगा। क्या करेगा, टोपोलॉजी। बच्चे हब जो है यहाँ से, ठीक है, नेटवर्क्स क्रिएट होता है, ध्यान में रखिएगा कि वह स्थान, वह पोजीशन जहां से नेटवर्क क्रिएट होगा उस स्थान को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चे। नेटवर्कों का नेटवर्क कौन कहलाएगा तो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट आपको नेटवर्क का नेटवर्क कहलाएगा, यानी आपको सूचनाओं का महापरिपथ, ध्यान में रखिएगा बेटा, सूचनाओं का महापरिपथ कौन कहलाएगा तो सूचनाओं का महापरिपथ कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, ये कहलाता है इंटरनेट। क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। और इंटरनेट के जन्मदाता कौन है तो विंट सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, विंट सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। जबकि प्रोटोकॉल बच्चे, तो प्रोटोकॉल में ध्यान में रखना है कि टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको प्रोटोकॉल है, ये आपका क्या है, प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो, ठीक है, एचटीएमएल, ठीक है, और एचटीटीपी पर, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं बच्चे, डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारण जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बच्चे। जड़त्व आघूर्ण होता क्या, पहले ये देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। आपको पता है कि घूर्णन गति में, ठीक है, आपको जड़त्व आघूर्ण का वही कार्य है, जड़त्व आघूर्ण का वही कार्य है, आघूर्ण का
वही कार्य है, वही कार्य है जो आपको, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का वही कार्य है जो रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है। एकदम याद रखिए बेटा, रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है। रैखिक गति में किसका होता है? तो रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है, ठीक है, द्रव्यमान का होता है। एकदम याद रखना है बेटा, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ठीक है, आपको वर्किंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज, ठीक है, सेम एज इन रोटेटरी मोशन दैट इज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास इन लीनियर मोशन। बच्चे तो ये ध्यान में रखिएगा, रैखिक गति में होता है। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखिए, क्या? तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वस्तु का द्रव्यमान m है, और ठीक है ये अक्ष से दूरी r है, तो अक्ष से दूरी का वर्ग गुना द्रव्यमान का गुणनफल, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अक्ष से दूरी का वर्ग और द्रव्यमान का गुणनफल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो बच्चे इसका मात्रक क्या हो गया? तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये देखिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, kg इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो एकदम ध्यान में रखिए बेटा, क्या क्या मात्रक होगा चुंबकीय फ्लक्स का? तो सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेबर होगा बेटा, एकदम ध्यान में रखना है। और चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डॉट ds, बच्चे सदिश क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इंटू सदिश क्षेत्र, इंटू सदिश क्षेत्र होता है। ध्यान में रखिएगा इसको, सदिश क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो गया टेस्ला, क्या होगा? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, और इसी को बोलते हैं क्या? वेबर कहते हैं, वेबर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, ध्यान में रखिए बेटा, फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बच्चे ये होता मैक्सवेल, क्या होगा? मैक्सवेल होगा। और एक वेबर बराबर कितना होता है? तो एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल होता है। याद रखना है बेटा, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ठीक है, डिवाई, ठीक है, और ये देखिए हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी जो है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक का यह मात्रक होता है। जबकि रदरफोर्ड क्या है? तो रदरफोर्ड जो है यह आपको किसका? तो बच्चे रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का, यानी दिस इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, पूछेगा ही प्रश्न इस तरह का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चे परमाणु बम का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ओपेनहीमर ने। परमाणु बम, ठीक है बच्चे, सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत परमाणु बम का होगा, याद रखना है, परमाणु विखंडन। एकदम ध्यान में रखिएगा, परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। एटॉमिक, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर यह काम करेगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एक बात। दूसरी बात क्या कि यह जो है, ठीक है, यह जो है आपको, ठीक है, आपको पता है ये भारी नाभिक है। कौन सा नाभिक है? भारी नाभिक है, और इस पर धीमी गति का न्यूट्रॉन आघात कर दीजिए तो ये क्या होगा? तो ये नाभिक दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है, आपको दो भागों में यह नाभिक टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा और उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होगा। बच्चे ठीक है ना, परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने। ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रासमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका सिद्धांत दिया था। ध्यान में रखिएगा बेटा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, परमाणु बम का निर्माण ये किसने किया था? तो परमाणु बम का निर्माण किया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ओपेनहीमर ने सबसे पहले परमाणु बम का निर्माण किया था। तो यहां देखिए नाभिकीय विखंडन, बच्चे विद्युत विघटन का मतलब क्या हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। जबकि आपको पता है नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, यह नाभिकीय संलयन होता है। तो बेटा आंसर क्या होगा? तो आपको नाभिकीय विखंडन हो जाएगा।
नाभिकीय विखंडन हो जाएगा या परमाणु विखंडन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। याद रहे विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और विद्युत धारा का मात्रक I बराबर Q/T यानी कूलम्ब पर सेकेंड, और यही एम्पियर होता है। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। आवेश किसका मात्रक है? तो आवेश जो है बच्चे, ठीक है, आवेश जो है याद रखिएगा, ठीक है, विद्युत आवेश किसका मात्रक है? कूलम्ब जो है, कूलम्ब जो है ये क्या हो गया? तो आवेश का मात्रक है कूलम्ब। और आपको पता होनी चाहिए कि Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, यानी एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना? एक कूलम्ब आवेश होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, एक कूलम्ब आवेश कितना पर? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नाभिकीय बल क्या होता है बच्चे? तो नाभिकीय बल आपको पता है बच्चे, मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए, ठीक है, ये परमाणु है, परमाणु का यह नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन, ठीक है, आपको प्रोटॉन में बदलेगा, और प्रोटॉन आपको न्यूट्रॉन में बदलेगा जहां पर एक बल कार्य करता है, और इसी बल को बेटा क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय बल कहा जाएगा, ठीक है। तो यह छोटी सीमा और मजबूत आकर्षण बल होता है। छोटी सीमा पर लगेगा और एक पावरफुल, ठीक है, आपको क्या होगा? आकर्षण बल होगा। क्यों बच्चे छोटी सीमा पर? तो आपको पता होनी चाहिए कि नाभिकीय बल जो है 10⁻⁻15 मीटर इसका नाभिक का आकार होता है बेटा। कितना? 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी होगा, ठीक है, यानी छोटे परास पर लगेगा। और इस बल के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में किसने बताया था? तो नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, ठीक है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, प्रकृति का सर्वाधिक मजबूत बल कौन होगा? तो सर्वाधिक मजबूत बल होगा आपको नाभिकीय बल होगा। और नाभिकीय बल याद रखिए बच्चा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एग्जिस्ट इन नेचर है। और इसके बारे में युकावा ने बताया था। किसने बताया था? युकावा नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये बातें याद रखिएगा, और डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव करता है केवल जब वह बच्चे, आपको बार बार मैंने बताया है, क्या बताया है कि यदि कोई आवेश, ठीक है, आपको विराम अवस्था में हो, क्या हो? किस अवस्था में? तो विराम अवस्था में होता है, तो वह केबल, ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? तो बच्चा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर वह, ठीक है, आपको क्या है? तो गति में है। किस गति में? तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, वह किस गति में है? तो वह अगर, ठीक है, वह अगर, ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? 2-3 बातें यहां पर आपको जाननी चाहिए। यह आवेश है, यह विराम में है, यह आवेश है, यह विराम में है बच्चे, विराम में। तो क्या उत्पन्न करेगा? विराम में तो ये उत्पन्न करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। यह आवेश है, यह, ठीक है, एक समान गति में है बेटा, एक समान गति में। तो ये क्या उत्पन्न करेगा? एक समान गति में होगा, तो ये दोनों चीज उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यह क्या है? आवेश है, और ये त्वरित गति में है, तो ये 3 चीज उत्पन्न करेगा। कौन कौन? तो विद्युत क्षेत्र, फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण बनाते हुए गति करता है, तो यह आपको एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का ही अनुभव करेगा। कुछ ना कुछ लगना चाहिए बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एफ बराबर क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी होता है। अगर, ठीक है, इसको निकाल लें तो क्यू भी बी साइन थीटा होगा, और थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो लगने वाले बल का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए, ठीक है, आपको जो ये चुंबकीय बल लगेगा यहां पर, ठीक है, 0 हो जाएगा बच्चे। तो ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपसे। नेक्स्ट देखिए, परम ताप पर आंतरिक अर्धचालक क्या होगा? तो बच्चे परम ताप पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, परम ताप पर
ताप पर, परम ताप पर, ठीक है, आपका जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसका बिहेव, अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है? तो अर्धचालक का व्यवहार होता है कुचालक की भांति। किसकी भांति? कुचालक की भांति होता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कुचालक, इंसुलेटर की भांति यह व्यवहार करेगा, यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। और परम ताप होता क्या है? तो बच्चे परम ताप होगा, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम परम ताप कहते हैं। यानी वह तापमान जो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 केल्विन होगा, उस तापमान को हम परम ताप कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो बच्चे विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ प्रकृति का। बच्चे 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के? 7 प्रकार की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका आवेश शून्य होता है और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है और यह जो है गमन करेगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलन के गमन करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलन के, क्षेत्र में बिना विचलन के गमन करता है, बिना विचलन के गमन करता। ध्यान में रखिएगा, विचलन के गमन करता है, एकदम ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। और आपको पता है गामा, एक्स, यू, भी, आई, एम, आर, बच्चे ये 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। गामा से गामा किरण हो गया, और एक्स से एक्स किरण, यू से पराबैंगनी, भी से दृश्य प्रकाश, आई से अवरक्त, और ठीक है माइक्रो, एम से माइक्रो तरंग और आर से रेडियो तरंग होते हैं। यानी ठीक है आपको याद रखना है ये किस प्रकृति का होगा? तो अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा। बेटा ध्वनि जो है, ध्वनि आपको अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति की होती है। एकदम ध्यान में रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग आवेश शून्य, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करेगा, और ठीक है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंग को गुजारने पर इसका किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है। और ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि ये देखिए गामा, एक्स, ठीक है, फिर क्या यू पराबैंगनी हो गया, वी दृश्य हो गया, आई, यू भी आई, और एम, और क्या हुआ आर हो गया। बच्चे इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? रेडियो तरंग का। और सबसे अधिक ठीक है आपको ऊर्जा किसका? तो बच्चे सबसे अधिक ऊर्जा गामा का। सबसे अधिक आवृत्ति किसका? तो बच्चा याद रखना है सबसे अधिक आवृत्ति होगा गामा किरण का। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो बच्चे कोई भी आवेशित सतह है, ये मान लीजिए आवेशित सतह है, और आवेशित सतह पर आपको विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा, और यह स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। सतह के स्पर्श ज्या की दिशा में होती है, या सतह पर लंबवत भी हो सकता है। बच्चे सतह पर लंबवत होता है, सतह पर लंबवत होता है, ध्यान में रखिएगा। सतह पर क्या होगा? तो सतह पर जनरली यह लंबवत होता है, स्पर्श ज्या नहीं, यह सतह पर लंबवत होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्पर्श रेखाएं जो होती हैं आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होगा। बच्चे सतह के लंबवत होगा, ध्यान में रखना है बेटा, सतह के लंबवत होगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बल बटा आवेश, बल बटा आवेश होगा, और बल का मान क्या होगा? न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब इसका मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम्ब इसका मात्रक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी बात करेंगे किसी आवेशित चालक के सतह पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किस डायरेक्शन में होगा? तो वह लंबवत होगा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अर्धचालक विद्युतीय रूप से निष्क्रिय होता है। अच्छी बात है बच्चे, अर्धचालक जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होगा। अर्धचालक ये क्या होगा? तो बच्चे चालकता किसके बीच? तो चालकता जो है वह आपको ठीक है 2 चीज के बीच होगा, धातु और अधातु के बीच, धातु अधातु के बीच होता है, ध्यान में रखिएगा, अधातु के बीच होता है, एकदम याद रखिए बच्चे, अधातु के बीच होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, और आपको ठीक है अर्धचालक जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ होल्स हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा, जिसके कारण इसकी चालकता ठीक
ठीक है शून्य हो जाएगी बच्चे। चालकता जो है ठीक है किसके कारण होगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण या होल्स के कारण। बच्चे अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अर्धचालक दो प्रकार का होगा, कौन कौन, तो बच्चे एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी, होल्स की संख्या कम होगी, जबकि पी टाइप में होल्स की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। तो यहां देखिए बराबर संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक वाहक होते हैं, जिसके कारण अर्धचालक विद्युतीय, ठीक है विद्युतीय क्या होगा, तो विद्युतीय उदासीन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे बढ़ने, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए ठीक है आपको वर्षा की बूंद, ठीक है फिर देखिए वर्षा की बूंद, जल बूंद, वर्षा की बूंद, ठीक है फिर होगा आपको कौन सा, जल बूंद, फिर देखिए क्या होगा बेटा, जल बूंद, पारा की बूंद, पारा की बूंद, ठीक है पारा की बूंद। सबका जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। क्या होगा बेटा, ये सारा का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होगा। बच्चे पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बटे विद्युत, ठीक है बोलते हैं आपको पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल होगा। ध्यान में रखिएगा पृष्ठ ऊर्जा बटे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बच्चे क्षेत्रफल जितना कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। याद रखिए जल बूंद किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा की बूंदें, जल बूंदें, पारा की बूंदें गोलाकार, किसकी वजह से, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। ये ध्यान में रखिएगा। वायुमंडलीय दाब आपको पता है P बराबर होता है रो, ठीक है एच जी बच्चे, रो एच जी होता है, जहां रो ठीक है द्रव का घनत्व है या पारे का घनत्व है बैरोमीटर में, और एच जो है पारा की ऊंचाई है और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। श्यानता क्या होता है, तो श्यानता मतलब विस्कोसिटी। ये क्या होगा, तो दो तरल के परतों के बीच ठीक है एक घर्षण बल लगता है जो एक दूसरे के परत के गति का विरोध करता है, और इसे ही हम श्यानता कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त तप्त कोक पर जब वायु तथा भाप का मिश्रित प्रवाहित किया जाता है तो कौन सी निष्कासित होने वाली गैस कौन सी होगी। तो बच्चे अगर रक्त तप्त कोक पर, ठीक है रक्त तप्त कोक पर ध्यान दीजिए बच्चे, भाप का मिश्रित प्रवाहित होता है, दो चीज होता है बच्चे, क्या होगा, तो रक्त तप्त कोक, रक्त तप्त कोक, रक्त तप्त कोक को मतलब क्या हुआ, रेड हॉट कोक, रक्त तप्त कोक है बच्चे, कोक है, ठीक है। इस पर क्या किए, तो हम क्या किए, सबसे पहले वायु प्रवाहित किए, वायु, तो कौन सा गैस बन गया, तो CO प्लस N2, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। कौन सा, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं बच्चे, उत्पादक गैस। और जैसे ही भाप प्रवाहित करेंगे तो CO प्लस H2, ठीक है CO प्लस H2 बन जाएगा बच्चे, और इसको बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं, जल गैस बोला जाता है। तो ये जल गैस उत्पन्न होगा बच्चे। ये वायु यहां से मैंने हटा दिया है, भाप का मिश्रित प्रवाहित किया जाता है तो निष्कासित होने वाली गैस कौन होगी, तो जल गैस होगा बच्चे। उत्पादक गैस मतलब प्रोड्यूसर गैस होता है, CO प्लस N2 होगा। कोल गैस, ये कोयला, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादातर मिश्रण होता है, तो इसको कोल गैस कहते हैं, जो कोयला के जलने से उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु विकृत होती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी बच्चे, तो जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु जब विकृत हो जाएगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है बच्चे। ध्यान में रखिएगा क्या होगा, तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु को आपने काइनेटिक एनर्जी दिया है या किसी वस्तु पर आपने कार्य किया है, तो इसका मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है इस वस्तु का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। वस्तु विकृत हो जाएगी, वस्तु विकृत हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा बेटा, वस्तु क्या होगा, विकृत हो जाएगा। यानी जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ा तो वस्तु आपको विकृत हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, बढ़ जाता है, क्या होगा, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लंबाई के लिए क्या होगा, मीटर होगा, राशि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, और विद्युत तरंग के प्रवाह के लिए एम्पियर, ठीक है, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला, तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, उसको हम SI सिस्टम कहते हैं बच्चे। और आपको पता होगा कि 1967 में SI सिस्टम दिया गया था, SI सिस्टम दिया गया था। ध्यान में रखिएगा बेटा, दिया गया था। और आपको पता होनी चाहिए कि SI सिस्टम में
क्या होगा, तो 7 मूल मात्रक। सिस्टम में क्या होगा, 7 मूल मात्रक होगा, 7 मूल मात्रक। और ठीक है, एवं 2 सहायक मात्रक, 2 सहायक मात्रक होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, 2 सहायक मात्रक होते हैं। 7 क्या होगा, मूल मात्रक होते हैं, और 2 क्या होगा, सहायक मात्रक होते हैं। 2 सहायक मात्रक में कौन कौन होगा, तो बेटा 2 सहायक मात्रक में याद रखिएगा, 2 सहायक मात्रक में कौन कौन होगा, तो आपको याद रखना है समतल कोण, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए क्या होगा, रेडियन। क्या होगा, रेडियन होगा, ध्यान में रखिएगा, रेडियन। जबकि सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, तो सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, तो बच्चे स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। ये एसआई सिस्टम हो जाएगा, आंसर इसका क्या होगा, एसआई सिस्टम। सीजीएस इसको क्या बोलते हैं, तो सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं। इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इसे हम आपको क्या कहते हैं, तो बच्चे गॉजियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस या मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, और यह ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ब्रिटिश पद्धति है बच्चे, ब्रिटिश पद्धति है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पद्धति है, तो ब्रिटिश सिस्टम है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, अच्छी बात है। रॉकेट जो है बेटा, रॉकेट जो होता है आपको पता होगा कि यह ठीक है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब जेट विमान जो बात करते हैं तो याद रखिएगा ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर यह क्या करेगा, काम करेगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है, इनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, सही बात है, ठीक है। रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन का। बच्चे रॉकेट में हम लोग ठोस और द्रव दोनों ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। रॉकेट में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है। हाँ बच्चे, रॉकेट में क्या होता है, प्रणोदक का प्रयोग करते हैं। प्रणोदक के 2 भाग होते हैं, कौन कौन, तो प्रणोदक, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है। प्रणोदक के 2 भाग होते हैं, पहला ईंधन हो गया और दूसरा ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजर हो गया बच्चे, ऑक्सीडाइजर हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो रॉकेट में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट इंजन बाहर के वातावरण से हवा प्राप्त करता है। ये आपका सही है बच्चे। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं ले जाता है, तो ये भी आपका सही है। यानी 1, 3 और 4 आपका क्या है, सही है बच्चे। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बार बार पूछता है। यहां देखिए, आणविक संगठन के कारण उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आणविक संगठन के कारण उष्मा का संचलन चालन कहलाएगा बच्चे। जबकि अगर पदार्थ के अणु ऊपर नीचे गमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के अणु ऊपर नीचे गमन करता है, ऊपर नीचे गमन करता है, ऊपर नीचे गमन करता है, गमन करता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, तो बच्चे संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि द्वारा। लेकिन सूर्य से प्रकाश की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना कौन सा विधि, विकिरण विधि होता है। तो आंसर आपको चालन हो गया बच्चे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये ठोस है, ठोस को आपने उष्मा दिया है, तो ये क्या होगा, तो बच्चे यहाँ के अणु गर्म होंगे, गर्म होकर के ये वाइब्रेट करेगा, ऊर्जा दूसरे अणु को देगा, दूसरा तीसरा को तीसरा, चौथा को चौथा, पांचवा को पांचवा, छठा को, इस तरह से पूरा पदार्थ गर्म हो जाएगा। और इस विधि को ही हम कंडक्शन या चालन कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, गैसों को समतापीय रूप से फैला देने पर क्या होगा, तो ठीक है, उस पर कार्य किया जाता है बच्चे। क्या होगा, उस पर कार्य किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि गैसों को अगर हम समतापीय रूप से फैला देंगे तो आपको पता है कि सिस्टम पर कार्य करना पड़ेगा। और समतापीय बच्चे, समतापीय, समतापीय, समतापीय मतलब क्या होगा, समान तापमान। क्या होगा, समान तापमान हो जाएगा। और समान तापमान का मतलब क्या होगा बेटा, तो यहाँ धीमी प्रक्रिया होगी, धीमी प्रक्रिया होगी। और धीमी प्रक्रिया में क्या होगा, तो पीवी बराबर, ठीक है, नियत हो जाएगा बच्चा, P इंटू V, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल नियत हो जाएगा। यानी सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, और यह प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि बच्चे तड़ित जो है, तड़ित क्या होगा, तो 2 बादलों के टकराने से, 2 आवेशित बादलों के टकराने से, आवेशित बादलों के टकराने से, के
टकराने से क्या होता है? तो टकराने से तड़ित उत्पन्न होता है, तड़ित उत्पन्न होता है, तड़ित उत्पन्न होता है। और बच्चे यह आवेश धरती पर गिर जाता है, यह आवेश पृथ्वी पर गिरता है, आवेश पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी पर गिरता है। जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, ये क्या होगा? तो ठीक है, ध्वनि, ध्वनि जो है तड़ित मतलब तड़ित में ध्वनि और क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा और दोनों का वेग अलग अलग है बेटा। ध्वनि का वेग है कितना? 300, ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड वायु में, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चे ध्वनि देर से पहुंचेगा, आपको प्रकाश जल्दी पहुंच जाएगा। तो प्रकाश की गति, ठीक है, ध्वनि की गति से अधिक होती है, जिसके कारण ठीक है आपको गर्जन बाद में और प्रकाश पहले पहुंचेगा, गर्जन बाद में प्रकाश पहले पहुंचेगा। तो ध्यान में रखिएगा बेटा, गर्जन बाद में प्रकाश पहले पहुंचेगा। दोनों के वेग में बहुत बहुत अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। वह ध्वनि के गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, सही है। वह निर्वात से गुजर सकता है, यह भी सही है। वह निर्वात से नहीं गुजर सकता, यह गलत है बच्चे, ठीक है। प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने कई बार बताया है। प्रकाश क्या है? तो बच्चे प्रकाश तरंग है हाइगेंस के अनुसार, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो बच्चे प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है मैक्सवेल के अनुसार, EMW है मैक्सवेल के अनुसार। प्रकाश क्या है? तो बच्चे प्रकाश फोटोन ऊर्जा है आइंस्टीन के अनुसार। और प्रकाश निर्वात में गमन करता है, ध्यान में रखिएगा, निर्वात में गमन करता है। निर्वात में इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो निर्वात में इसकी प्रकृति जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। बच्चे डीसी जनरेटर में क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि एक आर्मेचर लेते हैं और आर्मेचर के मध्य में क्या रख, एक आर्मेचर लेंगे, इसको रख देते हैं, ठीक है, आपको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख देते हैं, चुंबक के बीच में रख देंगे, और यहां पर हम विभक्त बलय का प्रयोग करते हैं। कौन सा बलय? तो बच्चे विभक्त बलय का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा, विभक्त बलय का उपयोग करेंगे। और ये क्या हो गया? विभक्त बलय का उपयोग करेंगे, और यहां से आपको जो विद्युत धारा प्राप्त होगी, आपको डीसी धारा प्राप्त होगी। तो इसको कहां पर रखते हैं? तो ब्रश को, जनरली ब्रश को, जो विभक्त ब्रश होता है उसको हम मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखते हैं। और जब ये आर्मेचर गति करेगा, आर्मेचर गति करेगा क्लॉकवाइज, तो याद रखना है बच्चे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम ठीक है आपको ब्रश के सहारे कलेक्ट कर लेंगे, और ये धारा डीसी धारा होगा। इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, विभव नहीं बदलेगा बच्चे, तो हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ इसको रखते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। चलिए, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? बच्चे केवल ठीक है एक दिशा में बहेगी। और डायोड आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डायोड जो है ये देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का संरचना होगा, डायोड प्लस और माइनस होगा। बच्चे यह क्या करता है? ये पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है। और ये क्या करता है? तो बच्चे यह एसी को डीसी में बदल देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बदल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बदल देता है एसी को डीसी में। तो ये याद रखनी चाहिए, यह धारा को एक दिशिक कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीजो विद्युत प्रभाव निम्न में से किसके द्वारा विद्युत उत्पादन करता है बच्चे? तो पीजो विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह दाब के सिद्धांत पर विद्युत उत्पन्न करता है बच्चे। रासायनिक प्रभाव पर आपको विद्युत सेल करेगा, विद्युत सेल जो है रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है बच्चे। तापयुग्मी जो है वो तापमान के अंतर पर विद्युत धारा का उत्पादन करता है, तापयुग्मी थर्मोकपल। जबकि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके आधार पर दाब विद्युत प्रभाव यानी दाब के ठीक है सिद्धांत पर वह क्या करेगा? विद्युत धारा का उत्पादन करता है। बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम का डेट आ गया है, आपका नवंबर में एग्जाम होगा। आप लोग जुड़िए, यकीन मानिए कि आपके एक एक प्रश्न को, एक एक जो है उम्दा प्रश्नों का हल यहां पर होता है। और मैं आपका गुरु शशांक शेखर हमेशा लगातार जुड़ा हुआ रहता हूं आपसे, और लगातार हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं बच्चे। तो बीएसएससी के सेट में निश्चित रूप से आप प्रतिभागी बने और ऑफलाइन टेस्ट निश्चित मारें, और फिर ऑफलाइन के बाद आप ऑनलाइन हमारे साथ डिस्कशन में भी सहभागी बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।